नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे। इसका मतलब आपके खर्चे इफेक्ट हो सकते हैं, आपके इनकम बढ़ सकता है, घट सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है या घट सकती है, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चल सकती हैं। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। सबसे पहला आर्टिकल है चाइना के बारे में। चाइनाज़ चोक होल्ड ऑन रेयर अर्थ्स सेट टू सफोकेट द ऑटो इंडस्ट्री। अब ऑटो इंडस्ट्री, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर एक काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा डिलेमा है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो ये अभी फेस कर रहा है और ये प्रॉब्लम आता है कहाँ से? चाइना से। चाइना काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है यूजुअली, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करो या ऑटो इंडस्ट्री की। और वन सिंपल रीज़न है इसका, हम डिपेंडेंट हैं। जिन पे भी आप डिपेंडेंट रहोगे वो आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनली। एंड रेयर अर्थ होते क्या हैं? रेयर अर्थ मेटल्स ग्रुप ऑफ 17 सिल्वरी व्हाइट एलिमेंट्स होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है मैग्नेट बनाने में। वो मैग्नेट जो पावर करता है मोशन को, फॉर कार्स, फॉर सेल फोन्स, या फिर आप मिसाइल्स बनाते हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हो, वहाँ भी यूज़ होता है। तो आपकी टीवी के रिमोट से लेकर अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल की भी बात करोगे या जेट फाइटर की बात करोगे, हर जगह ये यूज़ होते हैं। तो क्या ये रेयर होते हैं? नहीं, ये रेयर नहीं होते हैं ऑफ बीइंग एन अनको इन अ सेंस ऑफ बीइंग अनकॉमन, लेकिन ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं और मिक्स्ड होते हैं दूसरे मिनरल्स के साथ, तो इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है और कॉस्टली है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, अर्थ पे नहीं मिलते हैं, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रोसेस करने के लिए भी आपको प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। आपके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होना चाहिए, टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, तब आप इसे प्रोसेस करके निकाल पाएँगे। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इसका? चाइना। चाइना माइन करता है 60%, दुनिया का जो वर्ल्ड का रेयर अर्थ है, 60% चाइना माइन करता है और 90% जो मैग्नेट्स हैं, वो चाइना बनाता है। मतलब प्रोसेसिंग तो 90% चाइना के पास ही है और चाइना ने 30 साल का समय दिया है, ठीक है? 30 साल पहले उन्होंने ये सोचा था तो आज ये इसमें लीडर हैं। बहुत दूर का सोचना पड़ता है अगर आप कंट्री चला रहे हो तो। और अब इन्होंने मास्टरिंग की, मास्टरी किसमें हासिल की? एक्सट्रैक्शन में। इनके पास चीप लेबर भी रहा, रिलेटिवली लैक्स एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड भी वहाँ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वहाँ आप ऐसा नहीं कि आप एनवायरमेंटलिस्ट जाके वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या है, इनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया, इवन यूएस भी इन पर डिपेंडेंट है। और जो ये एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें इनको कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अब वही सेम चीज़ आप बना सकते हो, आप बना लो और अपनी कार में वही लगाओ। लेकिन आपकी जो कार 1 करोड़ की होगी, वही चाइनीज़ कंपनी बेच रही होगी कितने में? 15 लाख रुपए में। तो फिर आप बना तो रहे हो लेकिन कोई नहीं लेने वाला और जितने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी नहीं खरीदेंगे आपकी कार्स। ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनोवेशन लाओ, आप क्लीन एनर्जी लेकर आओ, लेकिन आप ऐसे कॉस्ट पे लेके आओ कि सामने वाले के लिए रीज़नेबल हो, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपना घर बेच के नहीं देगा, राइट? या कार बेच के अपने कार बैटरी चार्ज नहीं करेगा। सो ये प्रॉब्लम्स हैं जो चाइना सॉल्व कर पाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पे फ़ोकस किया, एक्सट्रैक्शन पे फ़ोकस किया कि टेक्नोलॉजी की सही क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, चीप लेबर था और एनवायरमेंटल लॉज़ को इन्होंने बिल्कुल ट्वीक कर दिए और चेंज कर दिए। तो व्हाट कर्व्स हैव चाइना क्लाइम्ड? तो चाइना ने ऐड किया है 7 रेयर अर्थ मेटल्स टू अ लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल। मतलब इन्होंने 7 रेयर अर्थ मेटल हैं, कह दिया कि इस पर हम एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट होगा ही, ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें काफ़ी आपको परमिशंस चाहिए होंगे, कुछ मतलब मैं कहूँगा नॉन टैरिफ बैरियर्स लग गए हैं इस पे अब। तो एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और 2 से 3 महीने ज़्यादा लग जाते हैं इसमें। तो शिपमेंट्स हॉल्ट हो गए हैं, राइट? क्योंकि एप्लीकेशंस अचानक से बहुत सारे आए और अभी भी ये प्रोसेस हो रहा है। तो इम्पैक्ट क्या है? ऑटो मेकर्स ने वार्न किया है कि जो प्रोडक्शन डिले है और वाइड स्प्रेड शटडाउन है, ये पॉसिबल है कि हो सकता है क्योंकि रेयर अर्थ की कंपोनेंट है कार को बनाने के लिए और प्रोडक्शन डिले काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है हमारी गाड़ियों के दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएँ। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ़ कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, नहीं। यहाँ पे आप अमेरिकन को उठा लो, आप यूरोपियन, जापानीज़ किसी को भी उठा लो, सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बात करूँगा अगले इसी के नीचे हम थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। तो ये अलार्म है ओवर चाइनाज़ स्ट्रैंगलहोल्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है? एंड ग्लोबल ऑटो मेकर्स यूएस काउंटर पार्ट्स ने भी कंप्लेन की यहाँ पे कि जो रिस्ट्रिक्शंस है बाय चाइना ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ अलॉयज एंड मिक्सचर्स एंड मैग्नेट्स, इसकी वजह से प्रोडक्शन डिलेज आ सकते हैं एंड आउटेजेस आ सकते हैं विदाउट अ क्विक सॉल्यूशन। तो जर्मन ऑटोमेकर्स, they became the latest to warn that China's export restrictions threaten to shut down production। तो जर्मनी एक काफ़ी बड़ा हब है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
एंड इन्होंने सबसे पहले वार्निंग दी अभी कि भाई देखो हमें तो अब दिक्कत हो जाएगी अगर इन्होंने इसी तरीके से कंट्रोल करके रखा अपने एक्सपोर्ट को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ये मैग्नेट्स है ना, रेयर मैग्नेट्स, ये ऑटो मेकर्स को चाहिए, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए, सेमीकंडक्टर कंपनीज को चाहिए और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पूरी दुनिया में ये चाहिए। तो ये मूव अंडरस्कोर करता है कि चाइना का कितना बड़ा डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल इंडस्ट्री में और कितना बड़ा लेवरेज है चाइना के पास यहाँ पे कि ऑन गोइंग ट्रेड वॉर के समय जो इनके वॉर चल रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में, इस पर इतना बड़ा इन्होंने डेफिसिट क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा एक हर्डल क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे जो शिपमेंट्स हैं मैग्नेट्स के, जो एसेंशियल है सारी इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग में, ये क्या है, ये अभी स्टक हैं पोर्ट्स पर और चाइनीज पोर्ट्स में लाइसेंस एप्लीकेशंस रखे हुए हैं जैसे 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अप्रूव नहीं हो रहे हैं लाइसेंसेस और एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो सिचुएशन अगर चेंज नहीं होता क्विकली एंड प्रोडक्शन डिलेज रहते हैं तो इवन जो प्रोडक्शन आउटेजेस हैं वो भी रूल आउट आप नहीं कर सकते हो, हमें काफ़ी बड़े प्रोडक्शन आउटेजेस देखने को मिल सकते हैं। बात करूँगा अगले आर्टिकल की। कंडीशंस सही हैं कि हम अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को 2.5% ऑफ जीडीपी ले आएँ बाय एफवाई 30 कहना है डिफेंस सेक्रेटरी का। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अचीव कर रहा है नए माइलस्टोन्स बजट यूटिलाइजेशन में, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स में अलॉन्ग विद एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। कंडीशंस अब अलाइन कर रहे हैं फॉर इंडियाज़ डिफेंस बजट टू आइडियली राइज टू मिनिमम ऑफ 2.5%। तो ये चाहते हैं कि कंडीशन, इनका कहना है कि जो अभी हम स्पेंड कर रहे हैं वो है 1.9% अपनी जीडीपी का और बिल्कुल राइट है कंडीशंस कि आप इसको बढ़ा करके 2.5% पे ले आओ और डिफेंस स्पेंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करो। ठीक है? जो क्लैश हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद, इसमें भी हमें समझ में आया कि हमें कहाँ-कहाँ डिफेंस एलोकेशंस और स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी बहुत सही रही, तो हम अगर वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से एस-500 की बात करें, एस-400 की बात करें और भी जो हमारे ड्रोन्स हैं, इस पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहीं न कहीं हम काफ़ी मैं कहूँगा बड़े स्टेप्स आगे लेकर जा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट। कन्वेंशनल वॉरहेड्स ऑफ कोर्स हमारे पास हैं, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू ड्रोन और रिसर्च और डेवलपमेंट, यहाँ पे अगर इंडिया खर्च कर पाता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अप लीड कर पाएगा स्पेसिफिकली साउथ एशिया में। तो 2.5% का जो माइलस्टोन है, ये पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स अ मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 3% जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्म्ड फोर्सेस पे एटलीस्ट 0.8% ऑफ जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम प्रेजेंट 0.5% एट अ सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 20% पर annum। हेवी मेटल ड्यूटीज किक इन एज यूएस अवेट्स बेस्ट ऑफर फ्रॉम नेशंस। अब क्या हुआ है, वॉशिंगटन ने यहाँ पे एक स्टेप लिया और इन्होंने कहा कि हम डबल कर रहे हैं ये अपने टैरिफ्स को स्टील और एल्यूमीनियम पर। तो जो भी इंसान स्टील और एल्यूमीनियम एक्सपोर्ट करता है यूएस में, अब डबल यहाँ पे इनका टैरिफ हो चुका है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो बेस्ट ऑफर देंगे इन्हें टू अवॉइड अदर पनिशिंग इम्पोर्ट रिवाइज फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट इन अर्ली जुलाई। तो इन्हें इन्हें लगा था कि कुछ बेस्ट ऑफर्स आएंगे, लेकिन अभी ये वेट कर रहे हैं, कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं आए, तो इन्होंने तुरंत से स्टील और एल्यूमीनियम इम्पोर्ट्स पे टैरिफ को डबल कर दिया। अब यूरोपियन बिज़नेसेस का यहाँ पे क्या कहना है, देखिए इन्होंने कहा, कॉलन किया यूरोपियन कमीशन को, ठीक है? एंड यहाँ पे इनका कहना है कि इनका प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रहा है, लेकिन कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई। अब इनका कहना तो है कि हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बट वी हैव टू स्टिल सी एनी एक्शन, मतलब एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्शन। अ, एल्यूमीनियम पर अगर आप देखोगे तो 50% का हाइक हो चुका है, 50% पे आ चुका है जो टैरिफ है, जो पहले सिर्फ 25% था और स्टार्ट किया था इन्होंने 25 से। और अब और डेटा इन्होंने देखा तो इन्हें लगा कि अब तो और ज़्यादा टैरिफ बढ़ानी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भई 50 कर देते हैं कल से, कोई बात नहीं। तो सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स एक्सेप्ट ब्रिटेन पर ये अप्लाई होता है, द ओनली कंट्री सो फार टू स्ट्राइक अ प्रिलिमिनरी ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रिलिमिनरी ट्रेड एग्रीमेंट किया इन्होंने यूएस के साथ ड्यूरिंग 90 डे पॉज़ ऑन वाइडर एरे ऑफ ट्रम्प टैरिफ। जो रेट है स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट्स का फ्रॉम यूके व्हिच डज़ नॉट रैंक अमंग द टॉप एक्सपोर्टर्स ईदर विल रिमेन एट 25% एट लीस्ट 9th ऑफ जुलाई। तो यूके ने यहाँ पे काफ़ी क्लेवरनेस दिखाया और एक प्रिलिमिनरी ट्रेड डील इन्होंने साइन कर ली एंड इंडिया अभी अभी यहाँ पे डील साइन कर सकता है। उनका कहना है कि जुलाई में ये डील साइन हो सकती है। तो हो सकता है कि इस ये जो टैक्सेशन है हमें सिर्फ 1-2 महीने के लिए इम्पैक्ट करे और बस उसके बाद हम यहाँ से फ्री हो जाएँ। ऑल्दो हमारे जो स्टील इंपोर्ट्स हैं मेरे ख्याल से 7 से 8 बिलियन डॉलर के स्टील एक्सपोर्ट्स हमारे होने चाहिए यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो यस इम्पैक्ट तो करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल इम्पैक्ट करेगा ये। वेडनेसडे को व्हाइट हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं इनके, वो प्रपोज करेंगे डील्स और हेफ्टी रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो इन्होंने किया है इंपोर्ट पे अक्रॉस द बोर्ड, ये भी अवॉइड कर पाएँगे। नो रिप्रीफ फॉर वियतनाम। वाशिंगटन ने कहा कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा अगर हानोई सारे टैरिफ्स को भी हटा दे अमेरिकन गुड्स पे, तब भी
ये वियतनाम पर टैक्स कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सबसे सिलियस थिंग है। एंड अगर सारे टैरिफ, ट्रेड बैरियर सब कुछ ये हटा देंगे, तब भी ये बहुत टेरिबल डील होगी, क्योंकि वियतनाम अगर आप देखोगे तो बेसिकली इट्स चाइना। चाइनीज़ कंपनीज़ क्या करती हैं, जितने भी यूएस रेस्ट्रिक्शंस हैं, टैक्सेशंस हैं, टैरिफ्स हैं, उसको अवॉइड करने के लिए अपने फैक्ट्रीज़ को वियतनाम में सेटअप कर देती हैं और फिर वही चाइनीज़ गुड्स डंप हो जाते हैं यूएस में, तो यूएस को ये चीज़ पता है। एविएशन सोर्स बट प्रॉफिट्स स्टिल ऑन द ग्राउंड। इंडियन एविएशन सेक्टर के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे हमारे एविएशन सेक्टर को, तो काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कुछ खास नहीं है। एंड खाली इंडियन कैरियर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं एयरलाइंस की, ठीक है? लेटेस्ट आउटलुक आया है जिसमें एयरलाइंस सिर्फ कहा जा रहा है कि एयरलाइन $7.2 अर्न करने वाली है पर पैसेंजर 2025 में, जो $6.8 था, मतलब स्लाइट इंप्रूवमेंट है। वेस्ट एशिया में $27.2 पर पर्सन ये पर पैसेंजर अर्न करने वाले हैं, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका में 11.1, यूरोप में 8.9, एशिया पैसिफिक जहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ $2.6 पर पैसेंजर ये अर्न करने वाले हैं, तो इंडिया स्पेसिफिक फिगर्स शेयर नहीं किए गए हैं। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पेन पॉइंट है टर्नओवर और मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? स्केलिंग चाहिए और प्राइसिंग पावर चाहिए, जो इंडिया में तो प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेवलप्ड इकोनॉमी से काफ़ी पीछे है, और एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये यूनिकली अवेलेबल है एज़ ग्रोथ एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेन देखोगे तो ये कंसर्न है एयरलाइंस के लिए हर जगह। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम अभी फंस चुके हैं। तो ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन कभी भी 5% ज्यादा रहा नहीं है एयरलाइन इंडस्ट्री का। इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो है। रेवेन्यू आप देख सकते हो 80 करोड़ FY 25 में रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। 24 में 68, 23 में 55 और 22 में सिर्फ 25,900 करोड़। तो कितना गुना बढ़ चुका है इनका रेवेन्यू। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये आ चुके हैं और प्रॉफिट इनका अच्छा हो चुका है, लेकिन अगर इन्हें प्रॉफिट बढ़ाना है तो इन्हें और स्केल करना होगा अपने ऑपरेशंस को। स्पाइस जेट की बात करें तो काफ़ी छोटा और काफ़ी डिसरप्शन रहा है इसके रेवेन्यूज़ में भी। FY 22 में 6,600 करोड़ रहा, 23 में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, फिर 24 में घट गया, और फिर अभी तक अगर आप देखोगे तो 1140 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। एयर इंडिया अगर आप देखोगे तो ये तो भाई लगातार रेवेन्यू इंक्रीज़ कर पा रहे हैं अपना, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नहीं है। और अकासा एयरलाइंस में भी प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है। 750 करोड़ के पास 800 करोड़ के पास इनका रेवेन्यू था, जो 1 साल बाद बढ़ कर के 3,144 करोड़ हुआ, सीधा 4 गुना से भी ज़्यादा, साढ़े 4 गुना इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हाल है हमारे एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का कहना है कि हमें सब्सिडी पॉलिसीज़ पर ना थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो सब्सिडी से रिलेटेड हैं, जो अट्रैक्ट करती है मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द सेक्टर, ये इस पर हमें क्लैरिटी चाहिए। एंड इनका कहना है कि अगर आप देखोगे इवन डेकेड फ्रॉम नाउ, पीएनके जो फास्फोरस एंड पोटाश सेक्टर है, इट हैज़ बीन वर्किंग अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजिम। सो सब्सिडी इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स में अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर। इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ी कंज्यूमर है, ना कि फार्मर्स। तो फार्मर्स डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, वो गवर्नमेंट इनसे खरीदती है और उसके बाद उनसे खरीदते हैं। तो सब्सिडी जितनी भी सब्सिडीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एक बार चेक कीजिए कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है उसका कितना बड़ा प्रपोर्शन सिर्फ सब्सिडीज में जाता है फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो।